एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1, u1 वेलोसिटी के साथ चल रहा है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2 u2 के साथ चल रहा है। फिर कोलिजन के बाद क्या हुआ, m1 v1 के साथ और m2 v2 के साथ चलना शुरू हो गया। ठीक है, दिस इज द पिक्चर बिफोर कोलिजन एंड दिस इज द पिक्चर आफ्टर कोलिजन। ठीक है, ये वाले पैरामीटर्स गिवन होते हैं, ये फाइंड करने होते हैं, तो हमने इक्वेशंस का मैनिपुलेशन करके v1 और v2 को फाइंड कर दिया। अब इसमें एज ए स्पेशल केस स्पेशल केसेस देखिए। अगर पहला केस, अगर दोनों बॉडीज का मास बराबर है, अगर m1 और m2 दोनों बराबर है, मान लो मैं m1 और m2 दोनों को m लिख लूं, देन व्हाट विल बी v1, m minus m divided by m plus m into u1, 2m divided by m plus m again into u2। बेटा ये तो 0 आ जाएगा, ये 2m कैंसिल हो जाएगा, u2 आ जाएगा आंसर आपका। सो v1 आ गया u2, v1 आ गया u2 के बराबर। दूसरा सिचुएशन ये है कि अगर v2 फाइंड करना है एंड v2 इज इक्वल टू m1 और m2 दोनों m के बराबर है, 2m डिवाइडेड बाय m प्लस m इंटू u1 प्लस m माइनस m डिवाइडेड बाय m प्लस m इंटू u2। अब देखो यहाँ पर ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, तो v2 कितना हो जाएगा यहाँ, ये 2m कैंसिल, u1 इक्वल v1 इज इक्वल टू u2 एंड v2 इज इक्वल टू u1। देखो v1 इक्वल्स टू u2 एंड v2 इक्वल्स टू u1, इसको बोलते हैं देयरफॉर देयर इज एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटीज। जो m1 की वेलोसिटी थी कोलिजन के बाद वो m2 की हो गई, और जो m2 की वेलोसिटी थी कोलिजन के बाद वो m1 की हो गई। इसका मतलब ये हुआ, ये याद रखना, डायरेक्ट आप क्वेश्चंस कर सकते हो, जब भी इलास्टिक कोलिजन होगा बिटवीन टू बॉडीज जिनका मास बराबर है, तो कोलिजन के बाद दे विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटी। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है 4 kg का, देखो क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। आगे भी एक ऑब्जेक्ट जा रहा है 4 kg मास, ये मूव कर रहा है 8 मीटर पर सेकंड से, तो कोलिजन के बाद क्या होगा, इसकी 8 हो जाएगी, इसकी 10 हो जाएगी। इसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटीज। नोट करना है तो कर लीजिए बेटा। फिर सेकंड केस देखो, अगर टारगेट बॉडी रेस्ट पे है, इफ द टारगेट बॉडी इज एट रेस्ट, दैट मीन्स कि u2 जो है वो 0 के बराबर है। जिस बॉडी को हिट किया अगर वो रेस्ट पे है, तो v1 कितना होगा, तो v1 बन जाएगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1, और बेटा v2 बनेगा 2m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1। u2 0 हो गया, मतलब ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब इसमें भी कुछ सब केसेस हैं हमारे पास। अच्छा, ये स्पेशल केस क्यों करते हैं, सो दैट वी कैन सेव टाइम। अगर डायरेक्टली क्वेश्चंस ऐसे आ जाए टारगेट बॉडी रेस्ट पे है, तो हमें ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सब केसेस में देखो, अगर इस सेकंड वाले केस के सब केस की बात कर रहा हूं, अब अगर यहां मैं ले लूं कि m1 और m2 बराबर है, m1 और m2 दोनों को मैं m के बराबर ले लूं, तो v1 जो है वो बन जाएगा 0। देख लो कैसे, m माइनस m 0 हो जाएगा, और जो v2 है वो बनेगा 2m डिवाइडेड बाय 2m कैंसिल हो जाएगा u1। सेकेंड केस, m1 और m2 दोनों m के बराबर है, v1 0 v2 आ गया u1। और इसमें सेकेंड देखो, अगर m1 m2 से बहुत बड़ा है,
अगर m1 m2 से बहुत बड़ा है तो m1 माइनस m2 जो होगा उसे हम अप्रोक्सीमेटली m1 ही लिखेंगे। m2 को हम इग्नोर कर सकते हैं, m2 को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो तब बेटा जो हमारा v1 होगा, जब आप m2 को इग्नोर कर दोगे, m1 और m2, m1 माइनस m2 भी m1 के बराबर, और m1 प्लस m2 भी होगा, प्लस हो या माइनस हो उसको आपने m1 ही लेना है। बिकॉज जैसे ऐसे एज्यूम करो कि ये 10 kg का एक ऑब्जेक्ट है, आगे जा रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो 0.2 kg है, ये 10 ग्राम का है, ये 10 kg, ये 10 ग्राम। ठीक है, तो आप सेकेंड वाले को फिर इग्नोर ही कर दोगे उसके मास को, तब बेटा जो आपका v1 है वो कितना बनेगा, m1 डिवाइडेड बाय m1 इंटू u1। ये m1 m1 कैंसिल, v1 आ जाएगा u1 के बराबर, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और v2 कितना आ जाएगा, 2m1 डिवाइडेड बाय m1 इंटू u1। ये m1 m1 कैंसिल, v2 आ जाएगा ट्वाइस ऑफ u1। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट जिसका मास बहुत ज्यादा है दूसरे के कंपैरिजन में, इतना ज्यादा है कि हम उसको निगलेक्ट ही कर दें, तो इस बड़े वाले ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट छोटे वाला जो है वो ट्वाइस ऑफ u1 से आगे मूव करने लगेगा, तभी उस कोलिजन को हम इलास्टिक कोलिजन बोलेंगे। ये सब इलास्टिक कोलिजन के ही स्पेशल केसेस हैं, इलास्टिक कोलिजन के ही सब केसेस हैं। फिर आगे चल के देखें, आप खुद करेंगे बेटा। अगर m1 की जगह यहां मैं एज्यूम कर लूं कि m2 m1 से बहुत बड़ा है, जिसको डायग्रामेटिकली दिखाता हूं मैं आपको क्या मतलब हुआ। m2 m1 से बहुत बड़ा है, मतलब अगर जो सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट है ये बहुत बड़ा है और जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है इसका मास बहुत कम है, दे आर प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर बॉल है दोनों, इसका मास है 10 ग्राम और इसका मास है 500 किलो, ऐसे सपोज करो। और हमने एक चीज रखी हुई है पहले से ही कि ये जो है ये रेस्ट पे है, मींस u2 इज इक्वल टू 0। तो ये m1 है, इसका मास u1 से आया, इसको हिट किया जिसका मास m2 है, ये रेस्ट पे है। अब बताओ m1 जब m2 से बहुत छोटा है, दिस इज केस नंबर 3, m1 is very small as compared to m2, तब बेटा जो m1 माइनस m2 होगा, तब आपने m1 को निगलेक्ट कर देना है, ये बनेगा माइनस ऑफ m2, और m1 प्लस m2 जो होगा वो बनेगा सिर्फ m2, मतलब m1 को आपने 0 मान के आगे चलना है। तो इस सिचुएशन में कितना आएगा v1 और कितना आएगा v2 वो बताओ मुझे। चलो ये नोट भी करो साथ में, कुछ पूछना है किसी को पूछ लो। हाँ सर, यहाँ पर बेटा आपका जो v1 आएगा, जब m1 बहुत छोटा है, m1 को निगलेक्ट कर देना है, v1 आ जाएगा माइनस m2 डिवाइडेड बाय m2 इंटू u1। v1 इज इक्वल टू माइनस u1, मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है। और v2 जो है वो कितना आएगा, देखो मैंने बोला m1 बहुत छोटा है m2 के कंपैरिजन में, तो हम m1 को 0 एज्यूम कर लेंगे ना, दिस विल बी 0। इसका मतलब क्या है, देखो इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ये एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट पड़ा है, बड़ा हैवी सा ऑब्जेक्ट पड़ा है, यहाँ से एक लाइटर ऑब्जेक्ट आता है, इसको हिट करता है और वापस आ जाता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये वापस आ जाता है उसी स्पीड के साथ, जिस स्पीड से इसने हिट किया उसी स्पीड के साथ वापस आ जाता है, डायरेक्शन रिवर्स हो गई, नेगेटिव साइन आ गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। और दूसरा वाला जो हैवी ऑब्जेक्ट था उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो पहले u2 भी 0 था, मतलब पहले भी रेस्ट में था, अभी भी रेस्ट पे ही है। इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि एक हैवी ऑब्जेक्ट को कोई लाइटर ऑब्जेक्ट जब हिट करता है, अगर उनके मास में बड़ा ज्यादा डिफरेंस हो तो जो लाइटर ऑब्जेक्ट होगा वो तो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगा, बट जो हैवी ऑब्जेक्ट होगा दैट विल रिमेन वेयर इट इज। क्योंकि ये बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक छोटा सा ऑब्जेक्ट आया किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से, वो वाला पहले ही रेस्ट में है, ये इसको हिट करता है और वापस चला जाता है। ठीक है, दैट इज वाई जब वापस चला जाता है मतलब उसकी जो वेलोसिटी है दैट बिकम्स नेगेटिव। समझ में आ गया, सिचुएशन समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो u के साथ गया था, या u1 लिया था हमने, इसकी वेलोसिटी को क्या लिया था, u1।
तो अभी क्या है माइनस U1, बोल रहे हैं उसको हम V1 है बट है वो माइनस U1, और ये बॉल पहले भी रेस्ट में था, मतलब U2 भी 0 था और V2 भी 0 आया, क्योंकि ये हैवी बॉल है। ऑब्वियस है ना सिचुएशन, एक बॉडी आएगी हैवी बॉल को टकराएगी वापस आ जाएगी उसी, अगर इलास्टिक कोलिजन हुआ तो उसी स्पीड से वापस आ जाएगी। मैं आपको इन कोलिजन्स के बीच में डिफरेंस एक और तरीके से समझाता हूं। सो आई एम रबिंग इट ऑफ। देखो अगर ये कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर अगर यहां से एक बॉल नीचे गिरता है, ग्राउंड को स्ट्राइक करता है, अगर ये बॉल वापस उसी हाइट तक आ जाए जिस हाइट से ये गिरा था, अगर वापस उसी हाइट तक आ जाए तो इस कोलिजन को बोलते हैं बेटा इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, अगर यहां से बॉल गिरा और कम हाइट तक गया, उतनी हाइट तक नहीं गया, कम हाइट तक गया, ये हो गया इन इलास्टिक कोलिजन। और अगर बॉल गिरा और यहीं पे धंस गया, यहीं पे फंस गया, वापस गया ही नहीं, यही रह गया, तो ये है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ये इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, हम परफेक्टली इन इलास्टिक को समझते हैं बेटा। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन को भी मैथमेटिकली हम एक्सप्रेस करते हैं, मैथमेटिकली इसको अंडरस्टैंड करते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है। ये एक ऑब्जेक्ट है, सपोज करते हैं ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, चलो विल मेक द थिंग्स बिट सिंपलर, U2 इज इक्वल टू 0, यहां पर भी एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो है कितने ले रहे हैं, U1 ले रहे हैं, इसका मास है M1, इसका मास है M2। अगर ऐसा हुआ कि ये ऑब्जेक्ट आगे जाते जाते दूसरे वाले को जब हिट किया, हिट करने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट्स इकट्ठे मूव करने लगे, जिस वेलोसिटी के साथ ये दोनों ऑब्जेक्ट अब मूव करने लगे उस वेलोसिटी को बोलते हैं बेटा कॉमन वेलोसिटी, और हम इस कॉमन वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। ठीक है, ये बिफोर कोलिजन बनाया मैंने पिक्चर, और ये हो गया आफ्टर कोलिजन। जिस वेलोसिटी से ये दोनों ऑब्जेक्ट्स अब मूव कर रहे हैं दैट इज द कॉमन वेलोसिटी जिसे हम फाइंड करेंगे। बिफोर कोलिजन की बात करें अगर हम, टोटल मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, देखो मोमेंटम कंजर्वेशन की अगर हम बात करें, टोटल इनिशियल मोमेंटम या टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या है बेटा, M1U1 प्लस M2 इंटू 0, क्योंकि जो दूसरा बॉल है उसकी तो वेलोसिटी 0 ली हमने, इट इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू V,
It means V is equal to m1 u1 divided by m1 plus m2. इस V को बोलते हैं बेटा कॉमन वेलोसिटी. This V is the velocity with which the two balls move together. इसलिए इसको बोलते हैं कॉमन वेलोसिटी. m1 u1 plus m1 u1 divided by m1 plus m2. या ऐसे याद रखो या ऐसे याद रख सकते हैं. It is equal to m1 divided by m1 plus m2 into u1 यहाँ रख सकते हैं. ठीक है, चलिए अभी आप आगे करें. काइनेटिक एनर्जी निकालो बिफोर कोलिजन एंड काइनेटिक एनर्जी निकालो आफ्टर कोलिजन. देखते हैं सेम आती है या नहीं आती. सीमांत क्या पूछना है बेटा? सर यहाँ पे सर ये तभी होगा ना जब ये दोनों कोलाइड करेंगे, एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएंगे. सर u1 वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी सर सेकंड सर अगर उसकी 0 है तो. नहीं, क्या बोल रहे हो? सर u1 जो वेलोसिटी है सर वो बहुत ज्यादा होगी ना, तभी उसके साथ वो स्टिक हो जाएगा. जितनी मर्जी हो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. ये हम सिचुएशन एज्यूम कर लें, अगर ऐसा हुआ तो इस कोलिजन को परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन बोलते हैं. कभी ये होगा, कभी नहीं भी होगा. एक ट्रक आता है, छोटी सी कार को हिट करता है और ले जाता है उसको साथ में, तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के एग्जांपल है. ये सारी सिचुएशंस हम एज्यूम कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो इनइलास्टिक बोलते हैं. काइनेटिक एनर्जी फाइंड करें बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन. काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन आ गई 1/2. यस सर. इस काइनेटिक एनर्जी को मैं K1 बोल देता हूँ. 1/2 m1 u1 स्क्वायर. और आफ्टर कोलिजन कितनी आ गई? K2. सर 1/2 m1 plus m2 into v square. v square. यस. तो v स्क्वायर है ना, तो v का एक्सप्रेशन तो आपने डिराइव किया हुआ है. तो K2 आ जाएगा 1/2 m1 plus m2 into v स्क्वायर की जगह क्या लिख लें? m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर. फिर ये कैंसिल हो जाएगा. तो K2 कितना बन गया? यहाँ लिख दूं ऊपर. K2 बन गया 1/2 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. ये आ गई काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन. अब कैसे पता चलेगा दोनों में से कौन सी काइनेटिक एनर्जी बड़ी है? वो पता करने के लिए क्या करोगे बेटा? फाइंड आउट द रेशियो. K1 by K2 फाइंड करो. ये नोट कर लिया ना सभी ने? K1 Yes, by sir. K2 फाइंड कर लो. नाउ So m1 upon K1 by K2 is equal to K1 by K2. देखो K1 कितना था? 1/2 m1 u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर ओवर m1 प्लस m2. sir m1 over m1 plus m2. ये कैंसिल, u1 स्क्वायर कैंसिल. तो K1 by K2 आप कैलकुलेट करें बेटा खुद. इट शुड बी m1 प्लस m2 upon m1. Yes sir. सामने दिख रहा है बेटा, न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है क्योंकि वहां m1 प्लस m2 है. तो ये 1 से बड़ी टर्म हुई. K1 by K2 जो है दैट इज ग्रेटर देन 1, जिसका मतलब है K1 इज ग्रेटर देन K2, जिसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज मोर देन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन. देयरफॉर क्या कंक्लूजन निकालेंगे बेटा फाइनली? देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन is more than kinetic energy after collision. ठीक है, कोलिजन से पहले काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी कम. हेंस हम ये बोलेंगे देयर इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. अच्छा, वो लॉस किस फॉर्म में होगा? दिस लॉस इज इन द फॉर्म ऑफ heat, light, sound
एटसेट्रा। क्या मतलब वो इस बात का कि इस बॉल ने, पहले वाले बॉल ने जब दूसरे को हिट करके उसके साथ ही स्टिक हो गया तो आवाज भी आई होगी, ठीक है, साउंड भी प्रोड्यूस हुई होगी, हीट भी प्रोड्यूस हुई होगी और लाइट भी प्रोड्यूस, कहीं स्पार्कल भी, स्पार्कलिंग भी हो सकती है, स्पार्किंग, ठीक है, लाइट हीट साउंड सब प्रोड्यूस होते हैं। तो इसीलिए एनर्जी जो है वो प्रैक्टिकली कम हो जाती है, ये हमेशा ही होता है। दैट इज वाई जो इलास्टिक कोलिजन हम पढ़ते हैं वो इलास्टिक कोलिजन एक रेयर फिनोमेना है। सर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। बिल्कुल, इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है। और प्रैक्टिकली जितने भी कोलिजन होते हैं वो इन इलास्टिक ही होते हैं, ठीक है। ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, अगर आप ध्यान से देखो, हम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप करना। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के इज इक्वल टू k1 माइनस k2 करके देखो बेटा। डेल्टा के इज इक्वल टू k1 कितना था, 1/2 m1 u1 स्क्वायर माइनस 1/2 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। चेक कर लेना, ऐसा ही है ना। सो दिस मीन्स डेल्टा k इज इक्वल टू 1/2 m1 u1 स्क्वायर 1 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। एक कॉमन आ गया, एक रहेगा इधर, u1 स्क्वायर पहले ही कॉमन है। सो डेल्टा k इज इक्वल टू k1 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा m1 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये m1 और m1 कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा k आ जाएगा k1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसको बोलते हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। दूसरे बेटा अगर हम बात करें, अगर पूछें क्वेश्चन में फ्रैक्शनल लॉस कितना है, व्हाट इज द फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, सो तो वो होगा डेल्टा के बाय k1, मतलब लॉस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, तो वो आ जाएगा m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और अगर बोले परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो डेल्टा k बाय k1 इंटू 100%, विच वुड बी इक्वल टू m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू 100%। इतना देखो पहले, फिर मैं आगे कुछ और बताऊंगा अभी। There is a term called as coefficient of restitution। बेटा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ relative velocity of separation divided by relative velocity of approach। ठीक है, मतलब मैथमेटिकली लिखना होगा, इट इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2 फॉर ए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। u1 minus u2 is equal to v2 minus v1, therefore E is equal to 1। ठीक है, डायरेक्टली भी याद रख सकते हो। एंड फॉर ए परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, v1 और v2 तो दोनों बराबर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉमन वेलोसिटी। जब v1 और v2 दोनों बराबर होंगे तो E विल बी इक्वल टू 0।
तो डायरेक्टली याद रखो बेटा, जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है उसके लिए E1 होता है, जो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है उसके लिए E का वैल्यू कितना है? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए E इज 0 इन जनरल फॉर इन इलास्टिक कोलिजन। मैं सिर्फ इन इलास्टिक लिख रहा हूं। फॉर इन इलास्टिक कोलिजन्स E जो है 1 से छोटा और 0 से बड़ा होता है। जब E 0 है तो मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक है, जब E1 है तो परफेक्टली इलास्टिक, और अगर ऐसे दिया है E.5 है, E.6 है, एनीथिंग बिटवीन 0 एंड 1, तो इसका मतलब वो सिर्फ इन इलास्टिक कोलिजन ही है। ठीक है, इतना रखिए। आज इसी को कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चंस में शेयर करता हूँ, फिर हम वही क्वेश्चंस डिस्कस भी करेंगे। 2 डायमेंशनल कोलिजन का भी आइडिया दूंगा थोड़ा सा। सर कल क्लास